आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800-180-6002। नमस्कार, डीडी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट मनीष शर्मा लेकर हाजिर हूं हेलो डॉक्टर का एक और ख़ास एपिसोड। आज के इस शो में हम बात करेंगे मस्तिष्क से लेकर के टखने तक की समस्याओं से जुड़ी हुई मेडिकल साइंस की ब्रांच के बारे में, जो है न्यूरोलॉजी यानी स्नायु विज्ञान, जिसे तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं भी कहा जाता है। तो क्या समस्याएं होती हैं और क्या इनके लक्षण होते हैं न्यूरोलॉजी से जुड़े हुए शरीर में, और आजकल जो आधुनिक जो जीवन है उसमें किस तरह की जीवन शैली से जुड़ी हुई न्यूरोलॉजी से जुड़ी समस्याएं आम जन में आ रही हैं, इसको लेकर तफसील से हम बात करेंगे। क्या लक्षण हैं, क्या आपके सवाल हैं, उनसे जुड़े हुए जवाब के भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए वो जवाब मिले। डॉक्टर बलवीन सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे इस शो में, जो डॉक्टर हैं और वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जयपुर से ही हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे, जो तंत्र है, स्नायु विज्ञान जिसे कहा जाता है, न्यूरोलॉजी जिसके आप एक्सपर्ट हैं, किस किस तरह की बीमारियां शरीर में होती हैं आम भाषा में, अगर हम इसको समझना चाहें, क्या क्या शरीर के किन किन हिस्सों में, क्योंकि पूरे तरह से पूरे शरीर को ये जुड़ा हुआ होता है पूरा तंत्रिका तंत्र। नमस्कार, मैं डॉक्टर बलवीन सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट एवं मृगी रोग विशेषज्ञ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में बुलाया जहाँ पे इस कार्यक्रम के ज़रिए न्यूरोलॉजी की बीमारी की अवेयरनेस को फैलाया जा रहा है और मरीज़ों का इलाज सही टाइम पे हो सके, उसके लिए अपन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात अपन करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बेसिकली 3 प्रकार के डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला हो गया ब्रेन से जुड़े डिसऑर्डर, जिसके अंदर ब्रेन स्ट्रोक आना, जिससे लकवा हो जाता है, ब्रेन के अंदर मिर्गी या तान की दिक्कत आना। दूसरे नंबर के डिसऑर्डर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। जो ब्रेन होता है, ब्रेन की सारी तारें एक नसों का गुच्छा बन के शरीर में घूमती हैं रीढ़ की हड्डी के थ्रू, उसको मेडिकल भाषा में स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। उस स्पाइनल कॉर्ड की बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। वही स्पाइनल कॉर्ड या नसों के गुच्छे से अलग अलग तारें या नस निकलती है जो कि हाथ को, पैर को, शरीर के हर एक अंग को सप्लाई करती है। ये नसें जो होती हैं ये आमतौर पे 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है महसूस करने की नस, एक होती है मांसपेशी को सप्लाई करके काम करवाने की नस, और एक पसीना या इस तरह के ऑटोनॉमिक फंक्शंस की नस। सो डिपेंडिंग अपॉन ये 3 चीज़ें किस तरह की बीमारी है, अपन उसको न्यूरोलॉजिकल विभाग में क्लासिफाई करते हैं। तो मस्तिष्क से, जिस तरह से आपने बताया सर कि आप खुद मृगी रोग विशेषज्ञ भी हैं और उस पर काफ़ी बड़ा अध्ययन करते हैं और नई एडवांस टेक्नोलॉजी भी आप यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रोक की आपने बात की, तो जो कॉमन समस्याएं हैं, मस्तिष्क से शुरुआत की जाए। एक ब्रेन और मस्तिष्क सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक तरह से कहें कि जो एक मदरबोर्ड होता है पूरे शरीर का मस्तिष्क। तो क्या समस्याएँ मस्तिष्क से आती हैं स्नायु विज्ञान से जुड़ी हुई, और क्या आम है, और क्या किन बीमारियों के ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? अगर अपन मस्तिष्क या ब्रेन की बात करें तो देखिए, ब्रेन जो है उसके अंदर तरह तरह की नसें और तरह तरह की धमनियाँ होती हैं। धमनियों का काम होता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना, और नसों का काम होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक गतिविधि को बना के रखना। अब जब धमनी के अंदर किसी भी प्रकार या किसी भी कारण से रुकावट आए या धमनी फट जाए तो या तो ब्लड क्लॉट हो जाता है या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, लकवा या पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। उसके बैकग्राउंड में कई कारण होते हैं, शुगर, बीपी, बीड़ी सिगरेट का सेवन करना, अल्कोहल लेना। तो ये कई विभिन्न प्रकार के कारण हैं जिनकी वजह से धमनी के अंदर कोई दिक्कत आती है। जब भी धमनी के अंदर दिक्कत आती है उसको मेडिकल भाषा में हम स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक या लकवे का आना। जी, ब्रेन स्ट्रोक या लकवे के आने को लेके बहुत सारी धारणाएं हैं। कई लोग कहते हैं लकवा आ गया है, 2 से 3 दिन का समय दो, कहीं धाम पे चले जाओ, आराम करो, बिस्तर पे लिटा के रखो, धीरे धीरे सही होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये हाथ पैर कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन आजकल के टाइम पे इस तरीके से अपन बहुत एडवांस्ड वे में आ चुके हैं।
तो एडवांसमेंट्स क्या हैं इसके इलाज के? बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया कि धमनी के अंदर क्लॉट हो सकता है, तो अगर आप अस्पताल में पहुंचेंगे 3.5 से 4 घंटे के भीतर, तो हमारे पास उस क्लॉट को डिसॉल्व करने का एक बहुत सरल सा इंजेक्शन होता है जो कि हम वेन के थ्रू लगाते हैं, वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि लकवा आगे को बढ़ता नहीं है। और बड़े थक्के के लिए हम नस के अंदर जाके धमनी से सीधा क्लॉट को बाहर की तरफ निकाल भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं। सो जब भी आपको लकवे के लक्षण लगे, शरीर का एक तरफ का हिस्सा सुन्न होने लगे, कमज़ोरी आने लगे, झंझनाहट या तरंग चलने लगे, तो नियर बाय हॉस्पिटल या नियर बाय हॉस्पिटल के इमरजेंसी में तुरंत पहुँचें। तुरंत पहुँचने से क्लॉट को डिसॉल्व करने का इंजेक्शन लगा के काफ़ी सहायता मिल सकती है जी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ब्रेन की एक और बीमारी होती है जिसको अपन एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं जी। अब मिर्गी का कारण है जो नसें होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल गतिविधि में चेंज आना, तो ये एक ब्रेन की बीमारी है। अगर सरल भाषा में बात करें, जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि ब्रेन जो है वो मदरबोर्ड है, तो ब्रेन अगर एक स्क्रीन है, अगर स्क्रीन के अंदर झकझकाहट आने लगे, मतलब मिर्गी का अटैक आया है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो नस से करंट लीक हो रहा है, या वो नस जिस प्लग सॉकेट से निकल के आती है उस प्लग सॉकेट की खराबी है जी। डिपेंडिंग अपॉन नस की खराबी है या ब्रेन के अंदर कोई प्लग सॉकेट खराब हो गया है जिससे तरंग आ रही है या करंट लीक हो रहा है, हम उसका इलाज करते हैं। अब उसके इलाज के कुछ बेसिक मेडिकेशंस हैं। मेडिकेशन से जो बार बार करंट लीक हो रहा है वो लीक होने से प्रिवेंट होता है, तार से करंट लीक होना बंद हो जाता है। या फिर अगर हमें प्लग सॉकेट की खराबी मिल गई है तो हम उसकी एक सिंपल सर्जरी कर सकते हैं। ये सर्जरी ब्रेन खोल के भी की जा सकती है, और अगर हमारा प्लग सॉकेट जो है वो छोटा इन साइज है तो हम बिना ब्रेन खोले लेज़र के माध्यम से उस जगह को जला सकते हैं। इससे ना सिर्फ दौरे रुकेंगे बल्कि मिर्गी पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी। बिल्कुल, एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक तकनीक अब इस्तेमाल की जा रही है मेडिकल पद्धति में कि पूरी तरह से मिर्गी को ख़त्म किया जा सकता है। दर्शकों के लिए भी बड़ा अहम होगा अब उनके सवालों के जवाब भी जानना। मैं डॉक्टर साहब बता देता हूँ, हमारा जो नंबर है वो 0141-270-4098 270-4999 ये नंबर है। आप डॉक्टर बलवीन से सीधे सवाल कर जवाब जान सकते हैं। सर, मिर्गी पर ही आते हैं विशेष तौर पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी समस्या एपिलेप्सी है दुनिया भर में, बड़ी तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में मरीज़ भी इसके सामने आते हैं हर साल। ज़रा ये बताइए कि क्या कोई उम्र होती है मिर्गी को लेकर के? मस्तिष्क का जब विकास होता है उस दौरान कोई डिसऑर्डर हो जाता है तब ये डेवलप होती है, किसी भी उम्र में किसी भी काल में हो सकती है? और क्या अर्ली सिम्टम्स हैं, इसको कैसे पहचाना जाए ताकि बहुत बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े, शुरुआत में से रोक लिया जाए? तो अगर मैं मिर्गी की बात करूं तो मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो किसी भी उम्र के अंदर आ सकते हैं, चाहे वो 2 साल या 2 दिन का बच्चा हो या वो 70 से 80 साल की उम्र का व्यक्ति हो। यूजुअली जब 50 साल की उम्र के बाद में मिर्गी के दौरे आने लगते हैं तो उसमें कोई ना कोई कारण होता है। कारण जैसे कि शरीर में नमक की कमी हो जाना, शुगर डाउन हो जाना, ब्रेन के अंदर कोई गिठान, रसौली, ट्यूमर का मिलना। लेकिन अगर ये 40-50 साल से पहले की उम्र के अंदर होते हैं, इसके अंदर अपने को कारण ढूंढना पड़ता है। कई बार कोई जेनेटिक्स ऐसी होती है, जेनेटिक्स का मतलब कि ब्रेन की बनावट इस तरीके की है कि ब्रेन के अंदर कुछ तारों से करंट लीक हो रहा है। कई बार जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के दौरान वो गंदा पानी निगल लेता है या कॉर्ड जो होती है वो उसके गर्दन के आसपास लटक जाती है, जिस वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, एंड पैदा होने के पहले या दूसरे दिन ही दौरे आ जाते हैं। जब दौरों की बात करूं तो एक धारणा है हम सबके मन में कि दौरे का मतलब होता है तान आना, हाथ पैर में ऐंठन होना या झटके लगना जी। बट ये सिर्फ मिर्गी के एक प्रकार के दौरे हैं। मिर्गी के अलग अलग प्रकार के दौरे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन के किस रीजन से ये दौरे निकल रहे हैं। तो कई बार बात करते करते एकदम सुन्न हो जाना, कई बार चलते चलते एकदम से गिर जाना, कई बार कोई चीज़ को समझते समझते गुम हो जाना, ये सब भी एक तरह के छोटे दौरों के एग्जाम्पल्स हैं। इनको आइडेंटिफाई करना और इनका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उस इलाज की तरफ बढ़ा जाए, उससे पहले ज़रा ये भी जानना चाहेंगे दर्शक और सभी लोग इस वक्त पे जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ बारीकी से दे रहे हैं। क्या मिर्गी जो बालपन में होती है उसका इलाज होना और एक बड़ी अवस्था में इलाज होना, क्या कोई फ़र्क है?
और जो आधुनिक तकनीक आप बता रहे हैं कि बिना किसी कट के ब्रेन में सीधा लेज़र के जगह पॉइंटेड जाकर के वहाँ उस नस को जला दिया जाता है ताकि उस एरिया के अलावा फिर आगे दिक्कत नहीं हो, तो माना जाए कि मिर्गी, अब हम इस अवस्था में कि मिर्गी को पूरी तरह काबू किया जा सकता है और एक सामान्य इंसान की तरह मिर्गी का पेशेंट जीवन जी सकता है? बिल्कुल, आज के इस आधुनिक ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। एंड ये सब हम, ऐसा नहीं है कि कोई मैं रेयर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब हम रूटीनली अब अपने लाइफ के अंदर कर रहे हैं जी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जानने वाली ये है, और ये मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ 2022 के, जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर मिर्गी के रोगी और मिर्गी के रोगी जो इलाज ले रहे हैं उनके अंदर जो ट्रीटमेंट गैप है वो 70% है। 70% का मतलब ये हुआ कि 10 में से 7 लोग जिनको मिर्गी की दिक्कत है वो इलाज ले ही नहीं रहे हैं किसी भी प्रकार का। हम बात करते हैं आधुनिक इलाजों की और हम लोग कर भी रहे हैं, हम परस्यू भी करते हैं उस चीज़ को, बट सबसे पहली चीज़ है कि दौरे आइडेंटिफाई करके जो ये 70% लोग इलाज की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, ये इलाज की तरफ आगे को बढ़े। और आपने जो 2 सेगमेंट्स मेरे से शेयर करे कि अगर बच्चों में मिर्गी हो तो क्या उसका इलाज डिफरेंट है या अडल्ट्स में मिर्गी हो उसका इलाज डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। ड्रग किस तरह की होनी चाहिए, मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह वो काम करती है, वो चॉइस डिपेंड करता है किस टाइप की मिर्गी है और किस उम्र के अंदर आ रही है, महिलाओं में आ रही है कि पुरुषों में आ रही है जी। क्योंकि महिलाओं के अंदर हम जो दवाइयाँ देते हैं वो ये ध्यान में रखते हुए देते हैं कि आगे मैरिज जब होएगी, बच्चा जब होएगा, बच्चे की बनावट पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना है। सिमिलरली जब हम बच्चों के अंदर दवाई को स्टार्ट करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि उनको भूलने की बीमारी या फॉरगेटफुलनेस की तरफ ना जाए। जी, तो आगे और हम तफसील से आपसे जवाब लेंगे डॉक्टर साहब। उससे पहले कॉलर हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, मैं रामधन महावर बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। जी जी, मेरी उम्र है सर 67 है। मेरी उम्र 67 है और एक दिन की बात है सर, लगभग महीना भर हो गया। मैं सवेरे उठा करीब 5:30 बजे, उठ करके बाथरूम गया, जाकर फ्रेश होकर के आया और किचन में जाकर के मैं चाय वाय बनाता। उस समय मेरे को बहुत ज्यादा इतने चक्कर आया, दौरा पड़ा है इतना कि मैं समझ नहीं सकता, जैसे दीवारें गिर रही है और मैं गिरने लगा। बड़ी मुश्किल से मैं संभल करके दीवारें पकड़ करके अपने रूम में गया, बैठ गया। और उस समय घर में कोई भी नहीं था। घर में जो है मैं अकेला ही था, बाहर लोग लगा हुआ था, घर के सब बाहर गए हुए थे, मेरे बच्चे बाहर रहते। तो मैंने बच्चे को बड़ी मुश्किल से फोन किया, फोन उठा करके, और उसको बोला कि पापा मैं किसी दोस्त को भेजता हूँ। तो 1 घंटे बाद वो आया। जब तक थोड़ा मेरा नॉर्मल हुआ, उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को चेक किया और तो ECG करवाई तो सब नॉर्मल आया। और उसने 3 दिन की 3 तरह की दवाई थी और जो उसके बाद में मैं खाता, फिर कोई कुछ भी नहीं हुआ सर। तो ये क्या हुआ, इसलिए हुआ। और मैं एकदम शाकाहारी हूँ, कोई उल्टा सीधा कुछ खाता पीता नहीं। आपको क्या किसी तरह की पहले तकलीफ रही है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई या और किसी तरह की अन्य शारीरिक समस्या? कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं हुई सर मेरे को आज तक। ठीक है, अभी आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं? जी, कोई नहीं ले रहा था। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या संभावित लक्षण या कारण एक तरह से अगर हो सकता है, जिस तरह से जो ये साझा कर रहे हैं अपनी समस्या? आपने जो समस्या बताई और जो अपनी प्रश्न पूछा उसका मैं आपको आंसर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आपकी उम्र देखिए 50 साल के ऊपर की है, चाहे 67, चाहे आपको शुगर, BP, थायराइड ना हो, चाहे आप सिगरेट, शराब इस तरह का कोई सेवन नहीं करते हो, लेकिन उम्र के साथ साथ ब्रेन की धमनियाँ वैसे भी फ्रेजाइल या बारीक होती जाती हैं। जो आपको एकदम से चक्कर आया जिसमें पूरी तरफ दीवारें घूमने लगीं, हो सकता है जी कच्चा, उल्टी का मन या बेचैनी भी एकदम से हुई हो, ये लक्षण हो सकता है कि ब्रेन के पिछले हिस्से की धमनी बंद होने के हों। जो ब्रेन के आगे वाले हिस्से की धमनियाँ होती हैं उसके अंदर हाथ पैर में झंझनाहट या लकवा सीधा आता है, लेकिन जो ब्रेन के पिछले हिस्से की धमनियाँ होती हैं उसके अंदर आमतौर पर जो लक्षण होते हैं वो होते हैं चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधला दिखना, बैलेंस मेंटेन ना करना या संतुलन मेंटेन ना करना। ऐसा ही हुआ था। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक संभावना ये हो सकती है कि ब्रेन के पिछले हिस्से के अंदर कोई छोटा सा क्लॉट आया और आके लकीली डिसॉल्व हो गया, इसलिए आप तुरंत 2 से 3 घंटे के अंदर धीरे धीरे बेहतर होते गए।
हाँ जी, ऐसा ही हुआ। दूसरी संभावना कई बार ये होती है जब हम लंबा लेट के खड़े होते हैं, और ये कई दर्शकों ने महसूस किया होगा कि जब हम लंबा लेट के खड़े होते हैं तो हल्का सा हमको चक्कर आता है, बट वो जो चक्कर होता है वो कोई 5 से 10 सेकंड का होता है, और वो इसलिए आता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से फॉल होता है खड़ा होने पे, वो प्रेशर जो है ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता, बट विद इन 5 से 10 सेकंड हम ठीक हो जाते हैं। सो आप MRI का टेस्ट एक कराइए, देखिए कि कहीं पिछली धमनी के अंदर क्लॉट की वजह से ऐसा तो नहीं आया, और इलाज करिए इस चीज़ का। बिल्कुल, उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा जो डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं, जो जांच को आप कराइए, और ताकि पूर्णतः आप उससे निश्चित हो सके, आश्वस्त हो सके। डॉक्टर साहब अगले हिस्से में आते हैं, एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लिए क्योंकि काफ़ी समस्याएं लोगों को तंत्रिका तंत्र से जुड़ी वहाँ से भी होती हैं कि पता लगता है जकड़न से शुरुआत हुई है, या फिर नेक के जस्ट पास में एक पेन होना शुरू हुआ, और बाद में फिर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम पता लगता है कि एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। तो एक तरह से कहें कि जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें किस किस तरह की न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, और क्या लक्षण होते हैं कि वो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये न्यूरोलॉजी की संभावित समस्या हो सकती है? अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो आई थिंक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं ना, सीधी होनी चाहिए, बट यंग लोगों में आमतौर पे देखा गया है कि हमारा काम, हमारा पोस्चर, बैठने का तरीका इस तरीके का हो गया है कि हमारी रीढ़ की हड्डी पे कहीं ना कहीं से जोर पड़ता है। दो हड्डी के बीच के अंदर एक डिस्क होती है। अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो जैसे हम स्कूटर बाइक कार चलाते हैं तो स्पीड ब्रेकर आया, धचका लगा, तो शॉकर्स होते हैं बाइक के अंदर। ये जो डिस्क है, या हिंदी में छल्ला कहें, ये दो हड्डी के बीच में शॉकर का काम ही करती है, झटके को कंट्रोल करने का। लेकिन एबनॉर्मल पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, बिना कोई वर्जिश करे एकदम से सामान उठा लेना, इन चीज़ों से क्या होता है कि जो शॉकर्स हैं, जो ये हमारे छल्ले हैं, ये अपनी जगह से खिसक के आगे की तरफ आ जाते हैं। तो गर्दन और कमर का दर्द, गर्दन का दर्द जो कि कंधे से होता हुआ हाथ में आ रहा है, हाथ में झंझनाहट महसूस हो रही है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ है कि आपका छल्ला खिसका है, खिसक के आगे की नसों पे दबाव डाल रहा है, और उस नस के दबाव की वजह से झंझनाहट, सुनपन महसूस हो रही है जी। सिमिलरली बैक पेन, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या बन गया है, लंबे तक रास्तों तक बाइकें चलाना, कार के अंदर सफ़र करना, बस या साधन का यूज़ करना, लंबे अरसे तक बैठना, गलत पोस्चर में बैठना, एकदम से भारी वजन उठा लेना, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं छल्ले या हड्डी के खराब होने की वजह से। जी, मैं इस पर आऊँगा डॉक्टर साहब, और तफसील से आपसे जानकारी लूँगा, क्योंकि आजकल जो कमर दर्द की और ख़ासतौर पर लोअर बैक की काफ़ी यंग प्रोफेशनल्स और जो बैठकर काम हो रहा है वो बड़ी समस्या बनकर उभरा है, और पता भी नहीं लग पाता कि कब वो एक तरह से कहें कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्या या फिर वो न्यूरोलॉजिकल समस्या में तब्दील हो जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त पे जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। जी जी, नमस्कार जी, मेरा नाम प्रीतम है जी। आपसे गुजारिश है कि आपके टीवी सेट का वॉल्यूम आप अगर एकदम कम कर सकें या उसे म्यूट कर सके तो बेहतर अब तक सवाल और जवाब का ये जो जी 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 आप सुन पाएंगे हमें ढंग से। जी जी सर, मेरा नाम प्रीतम है, मेरी माता जी के प्रॉब्लम है जो को किस तरह की समस्या है? सर न्यूरोलॉजी की दिक्कत है, लकवा की एक साइड से काम नहीं करते, जैसे लिटाते हैं मांसी पे तो दोनों टांग काम करती है, तो खड़ा हुए चलाते हैं ना तो उसमें चक्कर आता है और वो चला नहीं जाता है। ठीक है, तो किसी तरह का ट्रीटमेंट इलाज आप अभी करा रहे हैं? जी सर, जयपुर से दवाई चली थी भावना शर्मा से डॉक्टर से जी 3 साल से, उससे कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो क्या सवाल क्या है, आप क्या मूलतः अभी किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं? अभी जूझ रहे हैं, चक्कर आने लगता है, बोलने में थोड़ा बदलाव आ गया सर, समझ नहीं लगता है, एक सवाल पूछना है, अब ठीक कैसे हो? ठीक है डॉक्टर साहब आप ज़रा जवाब दीजिए। तो जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझ पाया हूँ, आपको बोली में तुतलाहट रहती है और धीरे धीरे शरीर का जो हिस्सा है वो काम करना कम कर गया है। इनकी माता जी को समस्या, माता जी को जी। तो सब जो ये दिक्कतें हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी, एक होता है धमनी का बंद हो जाना, उसमें ये दिक्कत एकदम से आती है,
और आके वहीं रुक जाती है, या तो ठीक होती है या वहीं रुक जाती है। आप जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से दिक्कत धीरे 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 करके बढ़ रही है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसको मेडिकल भाषा में न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन कहा जाता है। न्यूरो डीजेनरेटिव का सरल भाषा में मतलब ये है कि ब्रेन में सेल्स का उम्र से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा सिकुड़ना, जो इस तरीके की बीमारियां होती हैं, इसमें कई बार हम पूरी कोशिश करके भी पूर्णतः इसका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो जिन भी डॉक्टर साहब से आपने ट्रीटमेंट लिया है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ट्रीटमेंट आपको अच्छा ही मिला होगा। बट कई बार ऐसी बीमारियों के अंदर इलाज जो होता है वो बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं करता, लेकिन बीमारी बढ़ने की जो स्पीड है, रफ्तार है, उसको काफ़ी हद तक कम या कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि मैं ये साथ के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आपके कागज़, दस्तावेज और रिपोर्ट को देख के मैं आपको और डिटेल में बता पाऊँगा, या पेशेंट को देख के एग्जामिन करके मैं और डिटेल में बता पाऊँगा, लेकिन जिस तरह से आपने उनकी तकलीफ़ बताई है, लगता है ऐसा है कि ये न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है जो कि गए 2-3 सालों में समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अभी किस तरह का ट्रीटमेंट आप डॉक्टर साहब सजेस्ट करेंगे? इनको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार आप सारे दस्तावेज लेके एंड पेशेंट को लेके कंसल्ट करें कि ये किस प्रकार का न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन है, क्या इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है, या कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि इन्फेक्शन के तौर पे हो सिंपल, और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने पे ये दिक्कत जो है रिवर्स भी करेगी। जी, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा और आप जो डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपकी माता जी का स्वास्थ्य, हम उम्मीद करते हैं, जल्द से जल्द बेहतर हो। तो अभी तक एक तरह से अगर समअप करें तो डॉक्टर साहब ने इस तरह से लगातार आपके दर्शकों के सवाल लिए, उसमें मस्तिष्क से लेकर और जो रीढ़ की हड्डी, किस तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आजकल आ रहे हैं, चाहे उसमें स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, निमिर्गी है, किस तरह से इलाज उसका हो सकता है, किस तरह से आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था अभी तैयार की गई है, जो डॉक्टर बलवीन जैसे विशेषज्ञ इस वक्त पे प्रोवाइड करा रहे हैं जयपुर के अंदर और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में। अब आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि जो निचला हिस्सा है, लोअर बैक पेन की जो समस्या है खासतौर पर यंग प्रोफेशनल्स में, और जो खासतौर पर कंप्यूटर पर ही 10-12 घंटे रोज़ाना उनको काम करना पड़ता है, और वो बैड पॉस्चर से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र को लपेटे में ले लेती है। तो क्या अर्ली सिम्टम्स हैं, किस तरह से इसे बचा जाए, इससे ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों का आम समस्या हो चली है। देखो, मैं मेरे पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, मैं मेरे साथियों को भी बहुत कॉमनली एक चीज़ बोलता हूँ। कई लोग आके बोलते हैं साहब हम किसी प्रकार का गलत काम नहीं करते, हम कोई सिगरेट शराब कुछ नहीं लेते। तो आज के ज़माने में अगर आप मुझसे पूछें, सिगरेट इज़ द न्यू सिटिंग। अगर आप लंबे टाइम तक बैठते हैं, चाहे आपके काम की वजह से बैठ रहे हैं, चाहे आप आराम करने की वजह से बैठ रहे हैं, बट सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। आप जितनी कोशिश हो सके अपना सिटिंग वाला टाइम लिमिट करें। 20 मिनट रूल फॉलो कर सकते हैं। आप 20 मिनट बैठिए, फिर 2-1 मिनट का चक्कर ज़रूर लगाइए। प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, आप 20 मिनट खड़े रहिए, फिर बीच पे एक आध मिनट के लिए बैठने की कोशिश करें। जहाँ तक अपन एथलीट्स की बात करते हैं, जो स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हैं, वो ये प्रिकॉशंस फॉलो ना करें, समझ में आता है। लेकिन हम जैसे आम लोग इस पोस्चर को मेंटेन करने से सिर्फ काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से दीमक है। आपको आज रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी, हड्डी कमज़ोर होने लगेगी, छल्ले पे दबाव जाने लगेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आप एक डिस्क की बीमारी के चपेट में आ गए और नस आपकी दबने लग गई है। जैसे मैंने पहले बोला, ये एक लाइन है जो हम इस प्रोग्राम से बोल सकते हैं, दैट सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें। हम योग को छोड़ रहे हैं। सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो बॉडी के हर जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करता है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट द डे। एक सिर्फ सूर्य नमस्कार करना, चाहे आप 10 बार कर सकें। अगर आप घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, आप चेयर पे बैठ के करें, बट सूर्य नमस्कार या योगा जैसी चीज़ें हमारे पास हैं, हम उसका यूटिलाइजेशन और यूज़ नहीं कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने समअप किया डॉक्टर साहब, बड़े बखूबी समझाया कि बैठना अपने आप में एक धूम्रपान की तरह है, और जो 20 मिनट आप रूल बता रहे हैं, वाकई ये अगर सभी लोग इसका इस्तेमाल करें, इसको अगर अपने जीवन शैली में लाए, तो काफ़ी हद तक जो बोन्स डिजनरेशन है और जो समस्याएं हैं स्नायु से जुड़ी हुई, तंत्रिका से जुड़ी हुई, उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो अभी एक बात आपने बताई कि किस तरह से लोगों को पता भी नहीं लगता है कि जो जकड़न से समस्या शुरू हुई वो आपको तंत्रिका तंत्र की समस्या बन गई और आपके नसों को वो सुन्न करने लग जाती है, स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है। तो सर, ये जो इसमें नसों का एक तरह से कहें सुन्नपन होना या फिर ब्लॉक हो जाना नसों का, तंत्रिका तंत्र का एक तरह से कहें कि डिसफंक्शनल हो जाना बैठे रहने से, तो एक तो हो गया कि आप योगा अभ्यास कर लीजिए, 20 मिनट रूल्स अपना लीजिए, ये एक अपने आप में जीवन शैली को ठीक कर सकता है। इसके अलावा और लाइफस्टाइल क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं कि ताकि लोगों की जो रीढ़ है वो एकदम स्ट्रेट और स्पाइन अच्छा रह सके? देखिए, इसमें कॉमन सा एक प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं कि हम मॉर्निंग के अंदर या सुबह उठने के बाद व्यायाम नहीं करते। अब आप एक दिनचर्या बिता के आए हैं, आपकी मांसपेशियां जो हैं वो व्यायाम करके एक्टिव स्टेट के अंदर नहीं है, एक तरह से रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, एंड सडनली आप घर के अंदर आके 15 किलो की बोरी अनाज या सिलेंडर उठा लेते हैं। अब वो जो लोड आपकी बैक पे आया, आपकी मांसपेशियां उसके लिए तैयार ही नहीं थी, तो वो सारा लोड जो है वो हड्डी और छल्लों के ऊपर जाता है, नसों के ऊपर दबाव डालता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए 15 मिनट का व्यायाम, जिससे कि आपका शरीर एक्टिव रहे, आपकी मांसपेशियों में एक्टिविटी बनी रहे और आपको एकदम से झटका या एकदम से वजन उठाने पे ये तकलीफ ना हो। 70 से 80% लोग जो इस प्रॉब्लम से प्रभावित हैं वो या तो पोस्चर की वजह से हैं या एकदम से, बहुत कॉमन है कि एकदम से सर हम ठीक चल रहे थे, एक बार भारी वजन उठाया, उसके बाद से वो दर्द है और वो तब से बना हुआ ही रह रहा है। सो व्यायाम सुबह सुबह उठ के 10 से 15 मिनट का करना इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। तो डॉक्टर साहब, अभी आखिरी पड़ाव पर हैं और अब चंद लम्हे हैं, इसमें आप दर्शकों को एक मैं चाहूँगा कि आप क्रिस्प एडवाइस दे दीजिए कि कैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचा जाए फ्रॉम हेड टू टो। और दूसरी बड़ी बात है कि जो आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, खान पान, जीवन शैली तो है ही, जीवन शैली बहुत तेज़ हो गई है, उसके हिसाब से बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है। तो क्या ऐसा खान पान लाइफस्टाइल के साथ में बैलेंस डाइट ली जाए जो हमारे स्नायु तंत्र को खासतौर पर मजबूत रख सकता है? तो इस आंसर को मैं 2 पार्ट्स में दूंगा। पहला पार्ट तो आपने खान पान के लिए किया, और खान पान की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनका खान पान बहुत ही अच्छा था, घी खाते थे, खूब अच्छे से न्यूट्रिशनस, लेकिन सेम टाइम पे उनका एक्टिविटी इंडेक्स हमसे प्रोबेबली 10 गुना था। जहाँ हम आज 500 मीटर दूर जाने के लिए भी साधन का प्रयोग करते हैं, वहाँ एक टाइम पे लोग 5-5 किलोमीटर चला करते थे जी। तो जो उन्होंने न्यूट्रिशन उस टाइम पे खाया, वो न्यूट्रिशन पचा भी पाते थे। हम कंप्लीटली उल्टा काम कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करूँ तो हम सारा अनहेल्दी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, किसी भी प्रकार से टिन डब्बे, अब मैं एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, कोई भी पीने का पदार्थ हो या खाने का, टिन डब्बा, कोई भी प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपके लिए हानिकारक है। बिल्कुल, तो प्रोसेस्ड फूड से बचिए और फ्रेश फूड लीजिए। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, मोबिलिटी रखिए बॉडी की, वो तंत्रिका तंत्र को सबसे चुस्त दुरुस्त रखने में सहायक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवीन, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और डॉक्टरों के एक कि जो आपकी मेडिकल एक्सपर्टीज़ हैं वो हमारे दर्शकों के साथ में साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, देश दुनिया के कार्यक्रमों के लिए आप डीडी राजस्थान के साथ बने रहें। जल्द फिर एक नए विषय के साथ हेलो डॉक्टर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800 180 6002।